अस्सलाम वालेकुम। 1990 की दिहाई का जिक्र है। पाकिस्तान में अमन व अमान के नाम पर मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी मामूल थी। आम लोगों के लिए पाबंदी इंतहाई तकलीफ देती, अलबत्ता सहाफ़ियों को रियायत दी गई थी कि डबल सवारी कर सकें। मैं उस वक्त सहाफ़त में बिल्कुल ही नया था। उन्हीं दिनों किसी काम से सरगोदा गया तो वहाँ के मारूफ सहाफ़ी नईम अख्तर खान मरहूम के साथ मोटरसाइकिल पर किसी जगह जाना हुआ। रास्ते में पुलिस के एक ASI ने डबल सवारी की वजह से रोका। हमने मामूल के मुताबिक अपने अपने इदारों के कार्ड दिखाए। ख्याल था कि अब हमें जाने की इजाज़त मिल जाएगी। वो पुलिस वाला सरगोदा में नया था, वरना छोटे से शहर में सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। न जाने क्यों उस पुलिस वाले को हम पर गुस्सा आया और उसने नईम खान से कहा, मोटरसाइकिल से उतरो। हम दोनों उतर गए। फिर उसने कहा, सीधे खड़े होकर बात करो। यहाँ से बदमज़गी शुरू हो गई। नईम खान शहर के जाने पहचाने आदमी थे। जब ASI ने बदतमीज़ी शुरू कर दी तो उसके साथ खड़े सिपाहियों ने उसे समझाया कि हम इन्हें जानते हैं, मगर वो नहीं माना। उसने अगला हुक्म नईम को यह दिया कि अपनी कमीज़ का ऊपर वाला बटन बंद करो। उन्होंने तामील की और बटन बंद कर लिया। फिर उसने कहा, मैं नहीं मानता तुम्हारी सहाफ़त को, मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चा दूंगा। वो हमें करीबी थाने ले गया तो वहाँ का मुहर्रर भी हमारा जानने वाला था। उसने ASI को समझाने की कोशिश की, मगर वो पर्चा कटवाने के लिए कार्रवाई करने लगा। इतनी देर में SHO भी थाने पहुंचा। उसने नईम खान को थाने में बैठा देखा तो अपने कमरे में जाने की बजाय मुहर्रर की तरफ आ गया। जब उसे पता चला कि हम दोनों पर डबल सवारी पर पर्चा काटा जा रहा है तो उसने ASI की तरफ गुस्से से देखा और उसके बाद जो कुछ कहा वो नाकाबिले बयान है। पर्चे की बात खत्म हो गई तो SHO ने हमसे माजरत की और नईम से कहा, खान जी अब आपने कुछ नहीं करना। इस पर नईम खान, जो पिछले 1 घंटे से जारी बेइज्जती पर रंजीदा थे, बोले, मैं इस ASI की हरकत के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा, वहां किसी ने मेरी बात न सुनी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। नईम खान इतना कहकर थाने से बाहर आ गए। उसके बाद अगले 2 रोज़ सरगोदा पुलिस और शहर का हर सरकर्दा शख्स नईम के पास आता और उनसे सिर्फ हाई कोर्ट ना जाने की दरख्वास्त करता और ASI की सिफारिश करता। आखिरकार शहरदारी के तकाजे निभाने के लिए नईम ने अपना फैसला बदला और यूं बात रफा दफा हुई। पाकिस्तान में आला अदलिया की तारीख क्या रही है और सियासी मामलात में इसने जो किरदार अदा किया है, ये सब बातें अपनी जगह, मगर यह भी हकीकत है कि अदलिया में ही बाज़ जज ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी लोगों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश की है। हत्ता कि जनरल ज़ियाउल हक के बदतरीन मार्शल लॉ में भी अदालतों ने अपना भरम कायम रखने की कोशिश ज़रूर की। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी का उसूल दस्तूर के कागज़ पर लिखा हुआ था। इस उसूल की पासदारी अगरचे कभी नहीं की गई, मगर दस्तूर में लिखे जाने से कुछ न कुछ हया बाकी रही। बावजूद इसके कि अदलिया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी, ये किसी के गुमान में नहीं आता था कि हाई कोर्ट का जज किसी दबाव में आएगा। अंदर खाने जो कुछ चलता रहा वो सामने भी आता रहा, लेकिन एक पर्दा था जिसकी वजह से तकल्लुफ़ और तहक्कुम कायम थे। मार्च 2007 में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया तो उसके बाद शुरू होने वाली वकला तहरीक से एक नई और खुद मुख्तार अदलिया ने जन्म लिया। उसके बाद कहीं कहीं अदलिया गैर मुतवाज़न ज़रूर हुई, मगर इस पर लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। बदकिस्मती ये हुई कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई चीफ जस्टिस नहीं मिला जो इस इदारे की खुद मुख्तारी की हिफाजत कर सके। यके बाद दीगरे हुकूमतों ने अदलिया को तबाह करने की कोशिशें की और आखिरकार आसमान और आसमान का बनाया हुआ बंदोबस्त जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपना हलीफ बनाने में कामयाब हो गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इदारे की बुनियादों में वो बारूद भर दिया जिसने पहले 26वीं तरमीम और फिर 27वीं तरमीम की सूरत में अदलिया के ढांचे को ही मुनहदिम कर दिया। 27वीं तरमीम के बाद की अदलिया को उस अदलिया से कोई निस्बत नहीं रही जो पाकिस्तान की तारीख में अपनी खुद मुख्तारी के लिए कसमसाने की हद तक ही सही कुछ न कुछ करती रही है। नई दोशाखा अदलिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत जुदागाना हैसियत इख्तियार कर गई हैं, दरअसल 2 इंतज़ामी महकमों से ज़्यादा कुछ नहीं। नई अदलिया में हाई कोर्ट के जज की हकीकत यह है कि इसके सर पर तबादले और सालाना जायजे की रिपोर्ट की तलवारें लटकी रहेंगी। हाई कोर्ट में 62, सुप्रीम कोर्ट में 65 और वफाकी आइनी अदालत में 68 साल की उम्र में रिटायरमेंट का मतलब है कि हर जज को अगली नौकरी के लिए ताबेदार रहने की तरगीब भी दी गई है। इसके बाद अगर कोई ये कहे कि 27वीं तरमीम के बाद अदलिया में कोई इस्लाह की गई है तो वो यकीनन जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान या वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ में से कोई होगा। इन तरमीमों से पहले अदलिया मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करती रही है। इसकी यही हैसियत जनरल अयूब खान, जनरल यहया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमरों को अदलिया के पास लेकर गई। हमेशा अदलिया ने सियासत और कानून के मलगूबे से कुछ न कुछ ऐसा तैयार कर दिया जिसकी वजह से बात आगे की तरफ चल निकलती रही। उसूली तौर पर ही गलत था, मगर सियासी तौर पर किसी न किसी दर्जे में इसका जवाज़ मौजूद होता था। 27वीं तरमीम के बाद बनने वाली नई अदलिया न सिर्फ इस ताकत से महरूम हो गई है जो तवाज़ुन कायम करने के लिए ज़रूरी होती है, बल्कि खुद वो पार्लिमान भी मशकूक इलेक्शन के ज़रिए वजूद में आई है जिसने अदलिया को ज़ेर दस्त करने के लिए दस्तूर को बदल डाला। इसके अलावा
पिछले कुछ अरसे में आसमान की मर्जी के ताबे होकर अदलिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुकदमात के जो फैसले दिए हैं वो भी ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि मकसूद नज़र अदलिया को दुरुस्त करना नहीं बल्कि इमरान खान का इसके ज़रिए रास्ता रोकना है। इसीलिए अदलिया पाकिस्तान की तारीख़ के एक बड़े सियासी बहरान को हल करने की बजाय इसका हिस्सा बन गई है। जब अदलिया फ़रीक बनी दिखाई दे तो इसका तहक्कुम रहेगा न तकद्दुस। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस याहिया आफरीदी की दोहरी क़यादत में वजूद पाने वाली अदलिया का हाल तो ज़ाहिर व बाहिर है। फिर भी इस नई अदलिया के बारे में पूछने के लिए मैं पाकिस्तान के एक नामवर वकील के दफ्तर गया। उन्होंने हाल ही में एक आलीशान दफ्तर बनाया है। मैंने उनके कमरे में बैठकर उनसे नई अदलिया का सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय मुझे कहा, मैं आपको अपना दफ्तर दिखाना चाहता हूँ। मैं तकल्लुफ़न उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने बताया कि इस दफ्तर का रकबा इतना है, यहाँ इतने लोग काम करते हैं। एक एक कमरा दिखाते हुए वो मुझे लाइब्रेरी में ले गए। इसके बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ कानून की 30,000 किताबें मौजूद हैं और मज़ीद 14,000 आ रही हैं। इस तरह ये लाइब्रेरी पाकिस्तान के किसी भी कानूनी दफ्तर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो जाएगी। दफ्तर का दौरा मुकम्मल करके हम वापस उसी कमरे में आ गए जहाँ से चले थे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि अब अपना सवाल दोहराइए। मैंने पूछा कि 27वीं तरमीम के बाद नया अदालती निज़ाम कैसा होगा। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस दफ्तर पर जितनी सरमायाकारी की है, मुझे इस तरमीम के बाद ऐसे लगता है कि सब ज़ाया हो गई। अब वकील अदालत में नहीं सरकारी दफ्तरों में ख्वारी काटा करेंगे, क्योंकि अदालत के पास अब कोई इख्तियार बचा है न क़ुव्वत। मैं उनसे मुलाकात करके बाहर निकला तो पहला ख्याल जहन में आया कि अगर आज मेरा दोस्त नईम अख्तर खान मरहूम और मैं किसी ASI को सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी देते तो हमारा अंजाम क्या होता। शायद इज़्ज़त माब ASI हमें कहता, जाओ जो करना है कर लो, तुम्हारा केस जस्टिस अमीनुद्दीन खान वाली अदालत में ही जाएगा ना। और हम ASI साहब की सरे बाजार झिड़कियाँ सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि हमें पता होता कि इंसानी हुकूक के मुकदमे भी जस्टिस अमीनुद्दीन और उनके साथियों के पास ही जाते हैं। इसलिए इस नए महकमे से खौफ ही आता है। पाकिस्तान में महकमे यूं अदलिया पर सवार हो जाएंगे, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। शुक्रिया।